नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस तीसरी क्लास में। नेमराज सुंडा की आज तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले इसकी दो क्लासें हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज तीसरा पार्ट है। इसमें कल हम लोगों ने 39 नंबर पेज तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 40 से 60 पेज तक पढ़ेंगे, यानी 20-20 पेज हम डेली पढ़ रहे हैं ना। तो आज के क्लास में हम लोग 40 से लेके 60 पेज तक पढ़ेंगे। अभी हम लोग एग्रोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो वाला अभी हम लोगों का चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही होंगी। देखिए, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और आप लोग क्लास को लाइक भी कर दिया करिए। लाइक के लिए आप लोगों को बार बार नहीं कहूँगा, आप लोग खुद ही उसको लाइक कर दीजिए। चलिए तो फिर शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोगों को देखिए कोई सजेशन देना हो, कोई आप लोगों को दिक्कत आ रही हो इसमें किसी भी चीज़ को लेके, तो आप लोग सजेशन अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी वजह से कमेंट बॉक्स बना होता है। अगर कोई सजेशन देंगे तो उसके हिसाब से आगे आने वाली क्लासों में सुधार किया जाएगा। चलिए तो पेज नंबर 40 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग टिलेज कर देते हैं तो इससे हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इनफिल्ट्रेशन तो बढ़ जाता है, लेकिन हमारी जो बल्क डेंसिटी होती है सॉइल की, वो कम हो जाती है। बल्क डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग उसकी जुताई कर देंगे तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी इधर उधर फैल जाएगी। अगर जुताई नहीं करेंगे तो मिट्टी एक जगह रहेगी। एक जगह रहेगी तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे पूरे में मिट्टी है, तो इसको अगर देखेंगे इतने बीच की जगह को, तो इसमें क्या होगा? इसमें मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर मिट्टी ये को इसको अगर हम काट देंगे तो ये जो है वो ज़्यादा जगह में फैल जाएगी। तो क्या होगा? उससे हमारा जो बल्क डेंसिटी है वो हमारा कम हो जाएगा। और देखिए, जो वेटलैंड प्लाऊ होता है वो सभी वुडन प्लाऊ में सबसे छोटा होता है। इसका यूज सॉइल को पडल करने के लिए करते हैं, यानी पडलिंग करने के लिए। इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? तो 0.1 हेक्टेयर होती है 8 घंटे में, यानी ये 0.1 हेक्टेयर की क्या कर सकता है? पड़ल कर सकता है, सॉइल की पड़लिंग कर सकता है। यहाँ पे देखिए, जो ब्लेड हैरो है उसको बखर के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज बीड कंट्रोल के लिए किया जाता है, सोविंग करने से पहले। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो है वो हमें जो पाला जो गिर जाता है ना फसलों के ऊपर, उसमें हमें राहत देता है। किसके द्वारा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिलीज करके। अगर पाला गिर जाए उसके, अगर हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? सॉइल का, वो प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो ये हमको पाला से बचा लेता है। अब यहाँ पे देखिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ पॉड और फ्रूट, यानी कोई कोई फलियां जो होती हैं और कोई कोई फल जो होते हैं वो मैच्योरिटी के समय फट जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डेहिसेंट के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने जो पल्सेस दालें होती हैं उनकी फलियों को देखा होगा, वो पकने के बाद क्या होती हैं? फूटने लगती हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है उसमें, तो उसको डेहिसेंट के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूस कंजम्पशन, अगर हम लेथायरस जो है, लेथायरस का अगर लगातार कंजम्पशन करते हैं तो हमें लेथेरिज्म नामक जो है वो रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? इसके ग्रैन में बोआ नामक एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। बोआ का पूरा नाम होता है बेंजो ऑक्जेलिन एसिटिक एसिड। फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर जो हमारे जो ग्रीन मैन्योर फील्ड है, ग्रीन मैन्योर जहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन मैन्योर की फसल उगाई है, उसके लिए सक्सीडिंग क्रॉप का मतलब होता है आगे हम जो फसल लेने वाले हैं, आगे जो फसल लेंगे उसमें हम कौन से फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करेंगे, तो हम लोग उसमें फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। कौन सा? फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर, यानी फॉस्फोरस वाला। नाइट्रोजन तो हमें उससे मिल ही जाएगा। नाइट्रोजन ग्रीन मैन्योर अगर हम लोगों ने उगाया है, ग्रीन मैन्योर वाली क्रॉप उगाई है, तो नाइट्रोजन तो वो हम उसमें सिंथेसिस कर लेती हैं, तो नाइट्रोजन तो उसी से मिल जाएगा। तो हम लोगों को फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर उसमें यूज करना चाहिए, सक्सीडिंग क्रॉप यानी जो आगे लगाते हैं जो फसलें। अब यहाँ पे देखिए, अगर कैटल्स को हम लो मैग्नीशियम वाला अगर घास खिलाते रहेंगे, जिसमें मैग्नीशियम क्या है? बहुत ही कम मात्रा में, अगर वही घास खिलाते रहेंगे कैटल्स को, जो गाय भैंस वगैरह को, तो क्या हो जाएगा? तो उनमें हाइपोमैग्नीसीमिया डिजीज देखने को मिल जाएगा, जिसको ग्रास टटेनी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, अगर हम लोग ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पब्लिक लैंड पे अगर हम लोग अपने जानवरों को चराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रेंचिंग बोलते हैं। वेदर क्या होता है? तो वेदर एक किसी स्मॉल एरिया के लिए, किसी स्मॉल टाइम के लिए होता है, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा एरिया होता है। वेदर जो होता है ये चेंज होता रहता है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट सबमिशन ऑफ वेदर, सब जगह का। जैसे देखिए, वेदर क्या हो गया? वेदर आपके यहाँ भी ठंडी पड़ रही है, कहीं पे जो है गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बारिश आ गई, कहीं पे बादल हो गया।
तो ये क्या हुआ, ये आपका वेदर हो गया, थोड़े से समय के लिए हुआ ना, बादल आ गया तो बादल आ गया, अभी थोड़ी देर में हट जाएगा। आपने देखा अगर आप कानपुर में बैठे हैं तो कानपुर में आप समझ सकते हैं, कानपुर में जैसे बारिश हो रही हो, कानपुर में जैसे बारिश हो रही हो और दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो क्या है, ये वेदर का प्रभाव है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट लंबे समय तक रहता है। जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ेगी सब जगह, बारिश हो रही है, वर्षा ऋतु होती है, वर्षा में बारिश होगी, ठंडी वाले ऋतु में क्या होगी, ठंडी पड़ेगी। तो ये जो है, ये जो ऋतुआं होती हैं ये क्या होती हैं, ये क्लाइमेट जो है वो लंबे समय तक रहता है, वेदर छोटे से एरिया के लिए थोड़े से समय के लिए आता है, यहाँ पे देखिएगा। और ये देखिए जो अभी हाल ही में साइंटिस्ट लोग जो हैं उन्होंने मेज कॉर्न से जर्म को सेपरेट किया है, किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स गर्भ निरोधक होते हैं, क्या होते हैं, गर्भ निरोधक होते हैं, यानी इसमें जो है वो बच्चा पैदा ना हो इसलिए क्या होता है, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अब ये कुछ जो है कुछ टेम्पररी भी होते हैं, कुछ टेम्पररी भी होते हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं। तो ये कई तरह के होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, किस लिए, गर्भ निरोधक के तरह यूज किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यहाँ पे देखिएगा, इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ शुगर, शुगर के कंजम्पशन में भी हमारा पहला स्थान है और प्रोडक्शन में भी हमारा पहला स्थान है इंडिया का। यहाँ पे देखिए जो तंबाकू है, तंबाकू सबसे ज़्यादा एक्साइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में, जितनी एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं सबसे ज़्यादा एक्साइज रेवेन्यू किसका होता है, तो तंबाकू का होता है। एक्साइज रेवेन्यू क्या होता है, उत्पाद शुल्क होता है, यानी उत्पाद शुल्क, जो उत्पाद हुआ ना उस पर टैक्स देना पड़ता है। जैसे तंबाकू कट के फैक्ट्री एक्ट्री में जाती है, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो तंबाकू वाली फैक्ट्री को ही क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा एक्साइज रेवेन्यू किसका होता है, तंबाकू का होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इंडिया इज ओनली कंट्री, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हाइब्रिड कॉटन जो है उसको कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी हमारे यहाँ कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होती है। चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा तंबाकू खाता भी है और सबसे ज़्यादा पैदा भी करता है तंबाकू। हमारा इसमें तंबाकू के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है इंडिया का। यहाँ पे देखिएगा, फिनाइल मलिक्यूरिक एसीटेट पीएमए जो है वो एक केमिकल है जिसका यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। पीएमए का यूज क्यों करते हैं, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, ताकि पानी का लॉस कम हो और हमारे फसल को कम से कम पानी की जरूरत पड़े। ज्वार जो है इसको कैमल क्रॉप या किंग ऑफ कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाजों का राजा भी बोलते हैं और कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। कैमल क्रॉप के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जैसे ऊँट जो होता है ना, ऊँट भी बहुत लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, ऐसे ही हमारा ज्वार है वो भी लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, इसलिए इसको कैमल क्रॉप भी कह देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इंडिया जो है, इंडिया सेकंड कंट्री है आफ्टर चाइना के बाद जिसने हाइब्रिड राइस क्या किया, हाइब्रिड राइस को डेवलप करने वाली इंडिया दूसरी कंट्री है। सबसे पहले हाइब्रिड राइस कहाँ डेवलप किया गया था, तो चाइना में, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ इंडिया में डेवलप हो गया। अब HD 2329 जो है ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है, किसकी है, वीट की वेराइटी है। इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है कौन से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय, ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया है प्रोडक्शन के मामले में, तो HD 2329 गेम की वेराइटी। अब देखिए प्लांट प्लांट रेक्टेंगुलरिटी क्या होती है, तो प्लांट रेक्टेंगुलरिटी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अपॉन रो टू रो डिस्टेंस, उसी को प्लांट रेक्टेंगुलरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर 3 मीटर गहरी अगर नाली बन जाती है तो उसको स्मॉल गली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल गली बोलते हैं। 3 मीटर गहरी हो और 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हो तो उसको स्मॉल गली बोलेंगे। 3 से 9 मीटर गहरी हो जाए तो क्या बोलेंगे, तो उसको मीडियम गली के नाम से जानते हैं। अब देखिए जिधर से हमारी हवाएं जो आती हैं उनको विंडवार्ड साइड बोलते हैं। जैसे ये इस दिशा से हवा आ रही है, इस दिशा से हवा क्या आ रही है, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली जो है वो आपकी विंडवार्ड साइड हो जाएगी। और जा किधर रही है, इधर जा रही है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, जिधर जाती है वो लीवार्ड साइड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, एग्रोनॉमिक मेजर जो है वो इरोजन को रोकने के लिए वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे लैंड का स्लोप लेस देन 2% हो। 2% से कम होगा तो आप लोग एग्रोनॉमिक मेजर यूज कर सकते हैं, जैसे उसमें मल्च वगैरह लगा दिए, मल्च लगा दिए, या उसके हिसाब से आप उस लोग उसमें खेती कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये एग्रोनॉमिक मेजर हो गया। तो
अगर स्लोप 2% से कम है तभी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बेंच टेरेसिंग जो है, बेंच टेरेसिंग आप लोग वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे स्लोप 16 से 33% हो। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड दिया जाता है हमारे देश में। हमारे देश में साइंटिस्ट लोगों को, एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ईयर प्रति ईयर क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा इन विच 5 ईयर प्लान एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, अभी मैंने कल आप लोगों को बताया था कितना था जीडीपी में कंट्रीब्यूशन? 19.9% था। 19.9% था। यहाँ पे देखिएगा कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग को इनिशिएट किया गया था? तो 7वें 5 ईयर प्लान में 1988 में, 1988। यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइस के फील्ड में कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बाटन फन अर्जुला जो हैं वो राइस के फील्ड में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पैटर्न ऑफ प्लांटिंग, कौन से पैटर्न में है प्लांटिंग का जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग पॉपुलेशन ले सकते हैं? तो वो कीवर्डल मेथड जो होता है, कीवर्डल पैटर्न या क्विनकैक्स मेथड भी के नाम से भी जानते हैं इसको, इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स का कल्टीवेशन जैसे कि अलग अलग नेचुरल हैबिट हो और जिसमें जीरो कंपटीशन देखने को मिले, उनको क्या बोलते हैं? उनको पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं। यानी एक प्लांट ये उग रहा है, एक प्लांट ये उग रहा है, इसको इससे ना कोई मतलब, इसको इससे कोई मतलब, अपने आराम से अलग अलग उग रहे हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, अपना कोई कंपटीशन नहीं है, जीरो कंपटीशन है। तो इस ऐसी क्रॉपिंग को क्या बोलेंगे? पैरेलल क्रॉपिंग बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो एक मीट की वैरायटी है जो तीनों रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस है, 3 रस्ट लगते हैं ना, भूरा रस्ट, गेरुई रस्ट और काला रस्ट, तो इन तीनों के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी है? छोटी लरमा वैरायटी है। छोटी लरमा और कहीं कहीं चोटी लरमा भी देखने को मिल जाता है, या छोटी लरमा पढ़ लो इसके, या तो चोटी लरमा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। यहाँ पे देखिएगा रटून क्रॉप्स जो होती है शुगर कैन की, वो कितने बार एडवाइजेबल की जाती है? हम साइंटिस्ट लोग तो बोलते हैं कि केवल एक बार लगाओ इसको, बाद में लगाओगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। यहाँ पे और आगे देखिएगा, आगे कंटिन्यूस ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स इन डिफरेंट हाइट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉपों को हम एक ही सर्टेन पीस ऑफ लैंड पे लगा रहे हैं जो अलग अलग हाइट की हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। यानी अलग अलग हाइट की अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए तो मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग हो जाएगा। जैसे एक इतनी हाइट की लगा दी, एक इतनी हाइट की लगा दी, एक इतनी हाइट की लगा दी और एक इससे भी ऊपर लगा दी, तो ये क्या हो गया? ये मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग हो गया। ये क्यों लगाते हैं? ताकि जहाँ पे ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं ना, तो तेज हवाएं चलती हैं तो जो छोटी वाली फसल होती है वो क्या होती है? इनसे हवा से खराब ना हो, इस वजह से यहाँ पे मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग की जाती है। और नर्सरी एरिया कितना चाहिए? 1 हेक्टेयर अगर राइस लगाना है हमें, तो हमें 0.10 हेक्टेयर नर्सरी एरिया चाहिए। यानी 1 हेक्टेयर के लिए मीटर में बात करें तो 1000 मीटर स्क्वायर चाहिए। 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर चाहिए। और वैसे अगर बात करें 1000 मीटर स्क्वायर नहीं, 1000 मीटर एरिया चाहिए। सॉरी, इस मीट एरिया तो स्क्वायर में ही होगा ना। और अगर आप लोग एसआरआई की बात करें, एसआरआई की बात करें तो एसआरआई में कितना एरिया चाहिए? 100 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं जो टिप वर्म डिजीज होता है ना, पैडी में टिप वर्म डिजीज देखने को मिल जाता है, वो किसके कारण होता है? तो वो हो जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी के कारण, अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन। जब सबमर्ज्ड कंडीशन में रहता है, पानी हमेशा भरा रहता है उसमें, तब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण टिप वर्म डिजीज देखने को मिल जाता है। नाइट्रोजन लॉस जो है, नाइट्रोजन लॉस, ऑक्सीजन कैसे कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन जब पानी हमेशा उसमें भरा रहेगा तो ऑक्सीजन जो है वो उतनी मात्रा में वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। और नाइट्रोजन का लॉस कैसे हो जाएगा? नाइट्रोजन का लॉस धान में सबसे ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है, लीचिंग के द्वारा भी होता है, लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा सबसे ज़्यादा लॉस होता है धान में। अब यहाँ पे देखिएगा रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स जो होती हैं, मेज की पत्तियाँ लाल और पर्पल कलर की हो जाती हैं, वो फॉस्फोरस की कमी के कारण हो जाती हैं। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो बेबीलोव जो थे एक साइंटिस्ट थे, ये रशियन साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए हैं और 3 सब सेंटर दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्रॉप जो है उनके कुछ सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात कर लेते हैं। राइस का साउथ ईस्ट एशिया है या बर्मा। और शुगर कैन का क्या है? शुगर कैन का न्यूगुनिया है। टी का चाइना, सोयाबीन का भी चाइना है। आगे देखिएगा बीट का क्या है? बीट का साउथ वेस्ट एशिया, यानी बीट डब्लू से है तो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया, डब्लू वाला हो जाएगा।
और जो राइस था उसका साउथ ईस्ट एशिया था। ग्राम का भी साउथ वेस्ट एशिया है। मेज का सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको। टोबैको का भी सेंट्रल अमेरिका। ग्राउंडनट का ब्राजील है। मूंग का इंडिया है। और पटेटो का क्या है, पोटैटो का साउथ अमेरिका या पेरू है। मस्टर्ड का चाइना है। काउपी अफ्रीका। कॉटन इंडिया। ब्रिंजल इंडिया। और अरहर का भी अफ्रीका। ज्वार का भी अफ्रीका। बाजरा का भी अफ्रीका। अरहर ज्वार बाजरा जो तीनों के तीनों हैं इनका अफ्रीका है। कॉटन ब्रिंजल और मूंग इनका इंडिया है। आगे देखिएगा, अब कुछ टर्म इनसे रिलेटेड है, एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म है। जैसे इरिगेशन एग्रोनॉमी टर्म जो है वो एनजी दास्तने ने दिया है। किसने? एनजी दास्तने ने इरिगेशन एग्रोनॉमी टर्म दे दिया। क्रॉपिंग सिस्टम एसएस बेंस ने दिया है। ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप लोग सारे के सारे ही याद कर लीजिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है एएम मिचेली है। एसआरएनएफ सिलो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सीआरआई स्टेज बीट में किसने बताया? बीएल भारद्वाज ने बताया, इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में निकोलस ने 1963 में बनाया। और इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया किसने दिया? अर्नोन एंड स्टाउट ने 1939 में दिया। फिर इसको रिफाइंड किया अर्नोन ने 1954 में। एग्रोबायोलॉजी किसने दिया? बिलकॉक्स ने दिया। आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशियो किसने दिया? परिहार एटल ने दिया। सबसे ज़्यादा आई डब्ल्यू अपॉन सी पी रेशियो किसका होता है? धान का होता है, 1.2 होता है। सबसे ज़्यादा धान का 1.2 होता है। और सबसे कम शायद ज्वार का होता है। यहाँ पे देखिएगा एग्रोबायोलॉजी, ये ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट किसने दिया? तो ये डॉक्टर गौतम ने दिया। आइडोलोपन सीपी रेशियो परिहार एटल 1974। कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस निचिपोरोविक ने 1950 में। H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन किसने बनाई? सीटी पटेल ने बनाई 1970 में। जया जो है पहली फर्स्ट इंडियन वेराइटी ऑफ राइस। राइस की पहली इंडियन वेराइटी कौन सी है? जया। इसको डॉक्टर शास्त्री ने बनाया। जया को हम भारत का जादुई धान भी कहते हैं। भारत का जादुई धान, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जया को कहते हैं। और मिरेकल राइस इन वर्ल्ड किसको कहते हैं? IR8 को कहते हैं। यानी विश्व में जादुई धान कौन सा है? IR8। भारत का जादुई धान कौन सा है? जया है। आगे देखिएगा, लॉ ऑफ मिनिमम जस्टिस वॉन लिविंग ने दिया। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया। इंक्रीजिंग ईल्ड नाइट्रोजन लो बिलकॉक्स ने दिया। लीफ एरिया इंडेक्स वॉटसन ने दिया। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट ब्रेस ने दिया। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट डीन एंड फ्रेंड। हार्वेस्ट इंडेक्स डोनाल्ड। और फोटो पीरियड कॉन्सेप्ट गार्नर एंड अलार्ड। ये आप लोग याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी आप लोगों से पूछ सकता है। यहाँ पे थर्मो पीरियड FW वेंट। और थर्मोपीरियोडिज्म कौन है? F वेंट है। यहाँ पे देखिए बर्नलाइजेशन लाइसेंको। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में। ये भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का यूपी गेटेड 2020 में पूछा गया, सॉरी 2024 में पूछा गया था। बैसिलस रेडिशिकोला जो है वो बेजरिंग 1890। अब यहाँ पे देखिएगा जो लॉर्ड्समिटेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन JB लॉस एंड JH गिलबर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ और टर्म है, जैसे फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक किसे कहते हैं? तो JB बोशनगॉर्ड को कहते हैं। फादर ऑफ पेडोलॉजी BB डाकुचिउ को कहते हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस भी नहीं कहते हैं, और पेडोलॉजी के फादर भी ये नहीं कहते हैं। अब यहाँ पे फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर KL चड्डा है। फादर ऑफ टिलेज या बीड साइंस किसे कहते हैं? जेंथ्रोटूल को कहते हैं। जेंथ्रोटूल ने कौन सी किताब लिखी है? तो हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री जो है वो जेंथ्रोटूल नहीं लिखी है। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग ML ट्रग। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी विनोग्राडस्की। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जस्टिस वॉन लिविंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अब एग्रोनॉमी पे। एग्रोनॉमी पे पहुंच गए, यूनिट 1 जो है वो शुरू कर दे रहे हैं। अभी तक तो हम लोग जनरल पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा टर्म एग्रोनॉमी जो है वो कैसा है? ग्रीक वर्ड है, यानी नॉमी आ गया तो कैसा हो जाए? ग्रीक वर्ड। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, और नोमोस का मतलब क्या होता है? मैनेज करना। अब इसमें हम फील्ड को ऐसे मैनेज करते हैं ताकि क्रॉप जो है वो हमको हायर प्रोडक्टिविटी दे सके। ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी क्रॉप को हमारी कौन सी क्रॉप को कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, उस हिसाब से हम लोग अपनी क्रॉप को इन्वायरमेंट दें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए? उपज मिल जाए, बढ़िया से प्रोडक्शन हो जाए हमारा। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो कैसी है? प्रीडोमिनेंटली सब्सिस्टेंस टाइप है। यहाँ पे देखिए एक पीटर डी क्रिसेंजी जो हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लिटरेचर कलेक्ट किए थे एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर कलेक्ट किए, और उन्होंने इसका जिक्र अपनी बुक ओपस रूरेलियम कामोदारम में सबसे पहले किया। इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रिसेंजी को ही कहा जाता है। यहाँ एक बान हेलमेंट थे। बान हेलमेंट ने क्या बताया? बान हेलमेंट ने वेजिटेशन का मेन प्रिंसिपल जो है वो क्या बताया? कि वाटर बताया। इन्होंने बताया कि पानी ही जो है, इसी की बदौलत
पौधे क्या करते हैं, पौधे जिंदा रहते हैं, पानी के बिना पौधे जिंदा नहीं रहेंगे। ये किसने बताया था, ये वान हेलमेंट ने बताया। इन्होंने ये बताया था कि केवल पानी ही है जो इनको जिंदा रखता है, बाकी और सॉइल वगैरह कुछ नहीं, केवल पानी के बारे में बताया इन्होंने। तो इसीलिए इनका कंक्लूजन क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि उनको और भी चीज़ें तो चाहिए, न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए, पानी से कहाँ कितना न्यूट्रिएंट ले लेंगे वो, तो इनका ये फेल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जेंथ्रो टूल जो है, जेंथ्रो टूल ने एक बुक पब्लिश की है, कौन सी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इन्होंने बीड और जीरो टिलेज शब्द भी दिया है। इनको फादर ऑफ बीड साइंस कहा जाता है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। यहाँ पे देखिएगा एक थे ऑर्थर यंग। ऑर्थर यंग ने क्या किया, एक पॉट कल्चर कंडक्ट किया। पॉट कल्चर कंडक्ट किया किसने, ऑर्थर यंग ने। पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट किया किसके लिए, ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पॉट कल्चर में एक क्रॉप ली और उसमें बहुत सारे सेवरल मटेरियल जो हैं वो अप्लाई कर दिए, जैसे पोल्ट्री डंग हो गया, लिटर हो गया, गन पाउडर हो गया, ये सब उसमें डाल दिए। और इसको इन्होंने पब्लिश किया है, अपने पूरे काम को 46 वॉल्यूम में पब्लिश किया है, किसके रूप में, एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में, अपने 46 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया है। ए ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन 1840। ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच जो है फार्मिंग की स्टार्ट हुई कब, 1840 में, किसके द्वारा, जस्टिस वॉन लिविंग के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, तो लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो वाटसन ने दिया था 1948 में। ये टोटल लीफ एरिया मीटर स्क्वायर में अपॉन ग्राउंड एरिया मीटर स्क्वायर में, यानी आप लोगों ने कोई क्रॉप लगाई है खेत में और वो उसका लीफ एरिया कितना है, जैसे आप लोगों का मान लीजिए 1 हेक्टेयर का खेत है, तो 1 हेक्टेयर के खेत में आप लोगों ने कोई प्लांट लगाया। अब उसमें ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप लोगों का पूरा खेत है वो लीफ से घिरा हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है बीच बीच में कहीं पे जगह भी हो सकती है, जैसे आप लोग ऑर्चर्ड वगैरह लगाते हैं तो उसमें जगह हो सकती है, तो आप उसमें लीफ एरिया काउंट करेंगे, मीटर स्क्वायर में लीफ एरिया काउंट करेंगे, कितना मीटर स्क्वायर लीफ एरिया है, और मीटर स्क्वायर में ही ग्राउंड एरिया काउंट करेंगे, दोनों को आपस में वो कर देंगे, इसमें लगा वैल्यू रख देंगे, तो आप लोगों का लीफ एरिया इंडेक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, ये यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग अपॉन यील्ड ऑफ सोल क्रॉप, यानी इंटरक्रॉपिंग में हमें जो यील्ड मिल रही है उसको ऊपर रखेंगे और सोल क्रॉप में हमें जो यील्ड मिल रही है उसको नीचे रखेंगे। सोल क्रॉप यानी आप लोग अगर पूरे खेत में एक ही क्रॉप लगाते हैं, जैसे गेहूं की क्रॉप लगाते हैं पूरे खेत में, तो आप लोगों को कितनी यील्ड मिल रही है, और गेहूं और सरसों दोनों लगाते हैं, गेहूं और सरसों दोनों लगाते हैं, तो आप लोग को कितनी यील्ड मिल रही है। अगर गेहूं और सरसों दोनों लगाते हैं तो यील्ड ज़्यादा मिल रही है, तो आप लोगों की इंटरक्रॉप जो है बेनिफिशियल है। और अगर आप लोगों को गेहूं और सरसों दोनों लगाते हैं और गेहूं लगाते हैं उन्होंने, तो गेहूं की यील्ड अगर ज़्यादा मिल रही है इंटरक्रॉप के अपेक्षा, सोल क्रॉप की यील्ड ज़्यादा मिल रही है, तो आप लोगों की क्रॉप जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर इसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा कब आएगा, जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, जब ऊपर वाली इंटरक्रॉप वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो 1 से ज़्यादा आएगा ना। तो अगर आप लोग इंटरक्रॉप की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप लोगों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। अब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जैसे मान लीजिए आ गया 1.10 आ गया, तो क्या हो गया, आपकी जो इंटरक्रॉपिंग है वो 10% ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है सोल क्रॉप की तुलना में, कितना, 10% ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है। अब पे देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, यानी हमारे देश का नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है और हम उस एरिया में से कितने में क्रॉप लगा रहे हैं, तो वो क्या होती है, उसका 100 से गुणा कर दो तो हम लोगों की क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। वर्तमान में हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141.6 या 7% है, कितनी है, 141.7% जो है वो वर्तमान में हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया की। यहाँ पे देखिएगा क्रॉप रोटेशन जो है यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, 135 ही लिखा है, लेकिन आगे जो है आगे अपडेट हो गया था, 141.7% लिखा था, 141.6% या 7%, ऐसा ही कुछ लिखा था उसमें। अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में हमारी लैंड जो है, लैंड तो फिक्स रहती है, लेकिन हम क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर रोटेट करते रहते हैं सेम लैंड पे। एक था लैंड रोटेशन था, लैंड रोटेशन या जिसको झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते थे, उसमें क्या था, उसमें हम अपनी क्रॉप तो एक ही रखते थे, जैसे हम राइस उगा रहे थे उसमें ना, तो राइस को ही रखते थे, लेकिन अगर हमारी ये वाली लैंड खराब हो गई तो हम लैंड बदल देंगे, लेकिन अपनी राइस की क्रॉप को नहीं छोड़ेंगे। वो कौन सा था, लैंड रोटेशन या झूमिंग खेती था। कहाँ पे अपनाया जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में।
अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉप रोटेशन ये हो गया। क्रॉप रोटेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है, तो क्रॉप रोटेशन यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोगों ने एक साल सीरियल्स लगा लिए तो अगले साल हम लोग पल्स का प्रोडक्शन कर लेंगे। अब इससे क्या रहता है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है और इम्प्रूव होती है। ये जो है वो सॉइल इरोजन को भी चेक करती है यानी रोकती है, और मॉइस्चर को भी कंजर्व करके रखती है। और हम कुछ जैसे इंसिडेंट हार्मफुल पैथोजन होते हैं, कोई इंसेक्ट पेस्ट होता है, कोई निमेटोड होता है, जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप पर ही लगता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए पहले अगर हम लोग उगा रहे थे, सरसों उगा रहे थे, मान लो सरसों उगा रहे थे या गोभी उगा रहे थे, तो इसमें क्या था, इसमें कोई कीड़ा आके बार बार इसी को खाता था। अब हमने क्या किया, एक साल इसको ग्रो ही नहीं किया। एक साल ग्रो नहीं किया तो वो कीड़ा था, कीड़ा इसी को खाता था और किसी क्रॉप को नहीं खाएगा। तो क्या किया हम लोगों ने, उस साल गेहूं लगा लिया। गेहूं लगा लिया तो ये वाला कीड़ा जो है उसको साइकिल नहीं मिल पाई, तो क्या होगा, जब उसको खाने को नहीं मिलेगा, उसको क्या खाने को मिलना चाहिए था, सरसों या गोभी खाने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने लगा दिया गेहूं। अब उसको खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी साइकिल जो है वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार हम इसका कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो इसलिए क्रॉप रोटेशन हम लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है, तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है हमारे क्रॉप रोटेशन में, अपॉन हम कितने साल के लिए क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, इनटू 100। जैसे हम यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे एक साल के लिए क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो एक साल में हम राइस और पी को लगा रहे हैं तो 200% आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी हो गई, 2 हो गई, अपॉन हम साल कितना ले रहे हैं, एक साल के लिए तो 1 इंटू 100, तो 2 का 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे दो साल के लिए, 2 साल के लिए क्या, ग्राउंड वीट और शुगर कैन, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 150% हो जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे। 2 साल के लिए कितनी है क्रॉप, 3 है, 3/2 गुणा 100। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से 50 बार 50 दिया 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 3 साल के लिए पेड़ी, पोटैटो, शुगर कैन, अरहर और बीट, अब ये कितना हो गई, 5 क्रॉप हो गई, तो 5 कितना साल के लिए, 3 इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, 500/3। 500/3 कितने कैसे निकालेंगे, 500/3। अब 3 एकम 3 और तिछक 18, तिछक 18, 146% आ गया ये। अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉपिंग सिस्टम कितना होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, तो क्रॉपिंग सिस्टम हम किस ऑर्डर में क्रॉप को लगा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है। क्रॉपिंग ऑर्डर होता है या क्रॉपिंग पैटर्न होता है, यानी किस ऑर्डर में हमको क्रॉप लगाना है, हमारे यहाँ कितना रिसोर्स है, कितना फार्म रिसोर्स को देख लेते हैं, और कौन से एंटरप्राइज हमारे पास फार्म पे अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने जो फील्ड है उसको मैनेज कर लेते हैं। उसी के हम हिसाब से हम अपनी क्रॉप को मैनेज कर लेते हैं कि हमको ये क्रॉप लगानी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पूरे को क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है उसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में। इसको हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स को कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे हो जाता है, जैसे पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वो खाना बनाते हैं और खाने को क्या कर लेते हैं, सीड के रूप में स्टोर कर लेते हैं, तो वही हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स बराबर होता है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। यानी इकोनॉमिक यील्ड हमारा कौन सा होता है, जो दाना होता है, जो ग्रेन होता है, वो हमारा इकोनॉमिक यील्ड होता है। जैसे गेहूं मान ले, गेहूं में क्या हो गया, गेहूं का जो दाना हो गया वो हमारा इकोनॉमिक यील्ड हो गया, और जो हमारा दाना और भूसा दोनों को मिला के क्या हो गया, दोनों को मिला के हमारा बायोलॉजिकल यील्ड हो गया। इनटू 100 कर देंगे तो ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स आ जाएगा। हार्वेस्टिंग इंडेक्स को पर्टिकुलरली कॉफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। अब कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस होता है सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। सोर्स क्या होता है, सोर्स देखिए जैसे पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जनरली कि ना कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है। तो जनरली जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सोर्स हो जाती हैं। यानी सोर्स वो होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो, और सिंक वो होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो के जो खाना बनता है वो एक्यूमुलेट होता है, यानी इकट्ठा होता है। जनरली किसके रूप में इकट्ठा होता है, ग्रेन के रूप में इकट्ठा होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पोटैटो में किसके रूप में इकट्ठा होता है, स्टेम के रूप में, पोटैटो में स्टेम में इकट्ठा होता है। शुगर बीट में किस में, रूट में। पालक में कितने, लीव्स में। ये जो होते हैं ये सिंक होते हैं, यानी जहाँ पे हमारा जो दाना आना है
जहाँ पे जो हमको इकोनॉमिक प्रोडक्ट चाहिए वो हमारा जहाँ पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे एक्यूमुलेट होता है वो हमारा सिंक होता है, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो हमारा सोर्स होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे बात करते हैं सोरगम सिकनेस क्या होता है। सोरगम सिकनेस भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। यहाँ पे देखिएगा सोरगम सिकनेस क्या होता है। जो सोरगम के स्टबल्स होते हैं, यानी सोरगम को, जैसे ज्वार है, ज्वार के जो बचे हुए जो वो नहीं पड़े रहते हैं, डंठल वगैरह पड़े रहते हैं, तो उनको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। किसके कारण? उनका सी एन रेशियो ज़्यादा होने के कारण उनको डिकम्पोज होने में लंबा समय लगता है। अब जब ये डिकम्पोज हो रहे होते हैं सॉइल में, उस समय सॉइल नाइट्रोजन जो है वो टेम्पररी इमोबिलाइज हो जाता है या तो ब्लॉक हो जाता है, जिससे जो हम सक्सीडिंग क्रॉप लगाते हैं, यानी अगली जो क्रॉप फसल लगाते हैं, उसमें वो नाइट्रोजन, सॉइल वाला नाइट्रोजन मिल नहीं पाता है। जिससे क्या होता है, जिससे सक्सीडिंग क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट होती है और हमें जल्दी ही नाइट्रोजन डिफिशियंसी देखने को मिल जाती है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी देखने को मिल जाती है। ये सब किसके कारण होता है? सी एन रेशियो ज़्यादा होने के कारण सोरगम का। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो इससे बचने के लिए हम पहली जो शुरुआत वाली जो फर्टिलाइजर डोज है, पहली फर्टिलाइजर डोज में 25% ज़्यादा नाइट्रोजन यूज कर लेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे हमारी सक्सीडिंग क्रॉप को पहले शुरुआत में नाइट्रोजन मिल जाएगा, और तब तक ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये वाला डिकम्पोज हो जाएगा। जो सोरगम का जो स्टबल्स बचा था वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो उससे भी हमें क्या मिल जाएगा? उसका भी नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो पहली शुरुआत में हम लोग 25% ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं, ताकि शुरुआत में हमें डिफिशियंसी के लक्षण देखने को ना मिले, क्योंकि सॉइल वाली नाइट्रोजन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हमारे प्लांट को नहीं मिल पाती। अब देखिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है वो एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन में उगाया जाता है, यानी एक होता है ड्राई फार्मिंग। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में भी कई होते हैं। एक ड्राई फार्मिंग होता है जहाँ पे वर्षा जो है वो 750 mm से कम हो रही है, तो वो ड्राई फार्मिंग होगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्रॉप फेलियर देखने को मिल जाता है। अगर लंबे समय तक बारिश ना हो तो हमें क्रॉप फेलियर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो ये क्रॉप क्या होगी? फेल हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा ड्राई फार्मिंग जो है वो कहाँ पे की जाती है? एरिड रीजन में की जाती है, जहाँ पे बहुत सूखा क्षेत्र जो होता है वहाँ पे ड्राई फार्मिंग की जाती है। और यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस अपनाई जाती है। क्या? मॉइस्चर को कंजर्व किया जाता है मल्चिंग वगैरह करके। यहाँ पे देखिएगा अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम यूज करते हैं, यानी पहले आप लोग इस खेत में उगा लो, अगली बार दूसरे खेत में उगा लो। ये अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम चलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होती है। तो ड्राईलैंड फार्मिंग अगर 750 से 1100 के बीच में बारिश हो रही है तो ड्राईलैंड फार्मिंग होगा। ये जो है यहाँ पे मॉइस्चर कंजर्वेशन जो है वो इनका की फैक्टर होता है किसका? ड्राईलैंड फार्मिंग का। ये कहाँ पे की जाती है? तो ड्राईलैंड फार्मिंग सेमी एरिड रीजन में की जाती है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। यहाँ पे भी ड्रेनेज फैसिलिटी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? स्पेशली ब्लैक सॉइल के लिए। जो काली मृदा होती है वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी, यानी जल निकासी की भी फैसिलिटी चाहिए होती है। यहाँ पे देखिएगा एक होता है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग अगर आपके यहाँ बारिश 1150 से ज़्यादा हो रही है, यानी पूरी की पूरी फसल जो है वो बारिश पर ही निर्भर है, तो क्या हो जाएगा? तो रेनफेड फार्मिंग हो जाएगा। अब ये फार्मिंग प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? ये ह्यूमिड रीजन में की जाएगी, क्योंकि 1150 से ज़्यादा बारिश हो रही है, तो पानी जो है, पानी आप यहाँ पे बरसता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमिड रीजन में की जाएगी ये। अब यहाँ पे देखिएगा रेनफॉल कहाँ पे? ड्राईलैंड फार्मिंग में 800 से कम। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे कुछ डेटा अलग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डेटा कुछ अलग देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को ड्राईलैंड फार्मिंग में कितना था? एक तो ड्राई फार्मिंग था, एक तो था ड्राई फार्मिंग। क्या हो रहा है इसमें? एक तो था ड्राई फार्मिंग था, एक ड्राईलैंड फार्मिंग था, और एक था रेनफेड फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग में क्या था? अगर 700 mm से कम हो रही है, 750 mm से कम हो रही है तो ड्राई फार्मिंग हो जाएगा, और 750 से 1150 से के बीच में हो रही है तो ड्राईलैंड फार्मिंग होगा, और 1150 से ज़्यादा हो रही है तो क्या हो जाएगा? रेनफेड फार्मिंग हो जाएगा। अगर आप लोगों को देखिए ये दोनों ऑप्शन साथ में देखने को नहीं मिलेंगे। या तो आप लोगों को ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा लेस देन 800 mm, मोर देन 800 mm, या तो आप लोगों को रेंज में मिलेगा तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ड्राईलैंड फार्मिंग में अगर आप लोगों को ऐसा ऑप्शन मिले तो ये लगाइए, और वैसा ऑप्शन मिले तो वो लगाइए, दोनों आप लोग याद रख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा रेनफॉल जो है वो 800 mm से कम, याद रखने की क्या जरूरत है, आप लोग ऐसे ही लगा सकते हैं। रेनफेड फार्मिंग में ज़्यादा 800 mm से ज़्यादा बारिश होगी, और ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होगी? 800 mm से कम बारिश होगी। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप यहाँ पे क्या होती है? ड्राईलैंड फार्मिंग में शॉर्टेज रहती है, लेकिन रेनफेड फार्मिंग क्या होता है? इनफ रहता है।
फोटो वेपोर ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है। कहाँ पे? ड्राईलैंड फार्मिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, फोटो वेपोर ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम होता है। ग्रोविंग सीजन यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग में 200 दिन से कम सीजन वाली क्रॉप लगाते हैं और रेनफेड फार्मिंग में 200 दिन से ज़्यादा वाली। अब यहाँ पे देखिएगा ग्रोविंग रीजन, ये वाला जो ड्राईलैंड फार्मिंग वो एरिड, सब एरिड और सब ह्यूमिड में, और ये वाला ह्यूमिड और सब ह्यूमिड में। क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा? सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग, यहाँ पे डबल और इंटर क्रॉपिंग। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कमियां क्या आती हैं, तो यहाँ पे देखिएगा विंड और वाटर इरोजन देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे वाटर इरोजन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की, इट वाज इनिशिएटेड, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो है वो 1988 में इनिशिएट की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा अंडर 7th 5 ईयर प्लान में। कौन से 7th 5 ईयर प्लान में? प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है? तो प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं। कब से? 2015 से। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बात करें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं उनको प्लानिंग कमीशन के अनुसार इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। प्लानिंग कमीशन के अनुसार इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। लेकिन आईसीआर के अनुसार कितने हैं? 131 है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 127 हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आईसीआर के अनुसार वैसे 131 थे लेकिन वर्तमान में 127 हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? तो होमोजेनिटी के बेसिस पे, यानी समानता के बेसिस पे। किसमें समानता? एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स में, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्स, क्रॉपिंग सिस्टम, इन सब में समानता के बेसिस पे बांटा गया है। तो प्लानिंग कमीशन ने इसको 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा और आईसीआर ने 131 में बांट दिया। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 127 हैं। अब ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन जो है, ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन कंसिस्ट करता है पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी दिल्ली और चंडीगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये जो है ये हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, जो ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन है उसके पास हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है और हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भी है। किसके पास? ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन के पास। अब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की बात करें तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन जो है वो एनबीएसएस एंड एलयूपी के अनुसार कितने हैं? एनबीएसएस, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अनुसार कितने हैं? तो 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 20 बचे हैं। पहले 21 थे, अब 20 बचे हैं। आईसीआर के अनुसार कितने हैं? आईसीआर के अनुसार 8 इकोलॉजिकल जोन हैं। अब आगे बात कर लेते हैं तो आगे देखिए ड्राउट की बात करें तो ड्राउट कंडीशन कब उत्पन्न होती है? ड्राउट कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब हमको क्या मिले, जब हमको जितनी बारिश हो रही है, जैसे 100% बारिश हो रही है तो 100% का केवल 75% ही बारिश हो तो ड्राउट हो जाएगा। 75% ही केवल बारिश हो, 25% बारिश ना हो तो 75% ही केवल बारिश हो तो हमारा ड्राउट हो जाएगा। और 100 में से केवल 50% ही बारिश हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा सीवियर ड्राउट देखने को मिल जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा रेनफॉल की कमी आ रही है तो सीवियर ड्राउट हो जाएगा। अगर 75% रेनफॉल हो रही है हमारे यहाँ तो क्या हो जाएगा? तो ड्राउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो होता है वो रेनफॉल्स एट 50% प्रोबेबली लेवल टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी रेनफॉल जो होती है वो 50% प्रोबेबिलिटी पे अपॉन में क्या करेंगे? फोटो इवेपो ट्रांसपिरेशन, ऐसे निकाल देते हैं हम लोग मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। अब देखिए एवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एवेपो ट्रांसपिरेशन होता है जैसे एवेपोरेशन भी हो, एवेपोरेशन किससे होगा? नदियों से, तालाब से, और जो अब अगर अपने खेत की बात करें तो खेत के नीचे की जो भूमि होती है उससे। और ट्रांसपिरेशन किससे होगा? ट्रांसपिरेशन जो हमारे खेत में प्लांट लगे हुए हैं उनकी पत्तियों से, फल से, तना से, इन सब से जो है वो ट्रांसपिरेशन होगा। तो ये दोनों एक साथ होते हैं तो उसको एवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब देखिएगा सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो करते हैं उसमें सॉइल मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर रहता है। लगभग 60 से 70% रेनफॉल जो है वो इवेपोरेशन के थ्रू चली जाती है। कहाँ पे? ऊपर, भाप बन के ऊपर उड़ जाती है। द evapotranspiration is the evaporation from the soil surface and transpiration from the plant surface। evapotranspiration का मतलब क्या होता है? evaporation soil surface से evaporation होता है और plant surface से क्या होता है? transpiration होता है। अब यहाँ पे देखिएगा evapotranspiration losses can be reduced by
द यूज ऑफ मल्चेस। एवेपोट्रांसपिरेशन को लॉस को हम लोग क्या यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं, मल्चिंग का यूज करके, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करके और विंड ब्रेक्स का यूज करके हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ देते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो प्लांट मटेरियल्स आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस। एंटी ट्रांसपेरेंट जो हैं वो प्लांट की सरफेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, सॉइल सरफेस पे नहीं, प्लांट की सरफेस के ऊपर, जिससे ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब एंटी ट्रांसपेरेंट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस कर देते हैं, यानी एंटी ट्रांसपेरेंट अगर आप लोग उसके ऊपर लगा देंगे तो उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, खाना कम बन पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देयर यूज शुड बी लिमिटेड टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डेथ अंडर सीवियर स्ट्रेस। जब सीवियर स्ट्रेस हो, पौधा बिल्कुल मर ही रहा हो, बचे ना, तब हम इसको यूज करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट को, और वो भी लिमिटेड कंडीशन में यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी तो खाना भी वो कम बना पाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इनका यूज, दे हैव सम प्रैक्टिकल यूज इन नर्सरी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में देखने को मिल जाता है। अब एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है, ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, तो उससे ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे क्या है, दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा को क्लोज करके। एग्जाम्पल कौन सा है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, पीएमए जो है, पीएमए एट द रेट 10⁻⁴, पीएमए जो है वो कैसा है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है। एट्राजिन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी कर लेते हैं इसमें। फिल्म फॉर्मिंग कौन सा है, फिल्म फॉर्मिंग क्या करता है, चेक ट्रांसपिरेशन लॉज वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म, एक पतली सी फिल्म बना देता है और उससे वाटर लॉस जो है वो कम कर देता है। किसके, ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। कौन कौन से हैं फिल्म फॉर्मिंग में, तो मोबिल लीफ है, हेक्साडेकानॉल है, सिलिकॉन ऑयल, वैक्सेस, ये सब क्या है, ये फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है रेडिएशन को, लीफ टेम्परेचर क्या होता है उससे कम हो जाता है। इसमें केओलिन जो है, केओलिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कैसा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप है। इसका कंसंट्रेशन कितना, 5% कंसंट्रेशन यूज करते हैं। अब ग्रोथ रिटार्डेंट भी कुछ यूज कर लेते हैं। तो ग्रोथ रिटार्डेंट में द केमिकल्स दे रिड्यूस रूट शूट ग्रोथ, शूट ग्रोथ को जो है, जो जमीन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको शूट बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं। अब जो शूट ग्रोथ है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है, और रूट ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होगा, इससे प्लांट जो होते हैं वो ड्राउट के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ये क्या करता है, ये स्टोमेटा क्लोजिंग को भी इंड्यूस करता है। जैसे इसमें साइकोसेल जो है वो ग्रोथ रिटार्डेंट है, साइकोसेल को ट्रिपल सी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स की बात करें तो विंड ब्रेक्स सच स्ट्रक्चर विच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस विंड स्पीड। विंड ब्रेक क्या करते हैं, जो हवा की जो फ्लो होता है विंड का, उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और विंड की स्पीड को भी कम कर देते हैं। विंड ब्रेक विंड फ्लो को तोड़ देते हैं और उसकी स्पीड को भी कम कर देते हैं। जबकि शेल्टर बेल्ट जो होते हैं, शेल्टर बेल्ट रोज ऑफ ट्री और श्रब्स, एक लंबी लाइन में लगे होते हैं ये शेल्टर बेल्ट्स। यहाँ पे ट्रीज हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, अक्रॉस द विंड डायरेक्शन के अक्रॉस। ये क्या करते हैं, ये भी क्रॉप को बचाते हैं, किससे, विंड से। यहाँ पे देखिएगा विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट जो हैं वो प्रोटेक्टिव शेल्टर प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डेसिसेटिंग विंड टू एक्सटेंड अप टू 5 से 10 टाइम हाइट ऑफ द ट्री विंड ब्रेक्स विंडवार्ड साइड एंड 30 टाइम्स ऑन द लीवार्ड साइड। यहाँ पे समझते हैं, जैसे देखिएगा ये हम लोगों ने लगा दिया विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स, क्या लगा दिया, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स, थोड़ा नीचे बनना है इसको, विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स ये हमने लगा दिए भैया, ये हमने लगा दिए। तो हवा मान लीजिए इधर से आ रही है, इधर से हवा आ रही है, तो इधर से ऐसी जा रही है हवा, ऐसी जा रही है ना, तो हवा का फ्लो यहीं से कम हो जाएगा, यहीं से कम हो जाएगा। मान लीजिए ये, मान लीजिए ये है, तो ऐसी जा रही है तो इतनी ऊपर से जाएगी, और ऐसी जाएगी तो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से नीचे आएगी ऐसी। तो यहाँ पे यही तो लिखा है ना कि 5 से 10 गुनी हाइट तक, यानी 5 से 10 गुनी हाइट तक जिधर से हवा आ रही है, जिधर से हवा आ रही है विंडवार्ड साइड पे 5 से 10 गुनी हाइट तक, यानी आप लोगों का पौधा जो लगाए हैं वो आप लोगों का अगर 10 मीटर का है तो 50 से 100 मीटर तक की जो है वो हवा को धीमे कर देगा, 50 से 100 मीटर तक का काम करेगा,
जिधर से हवा आ रही है और जिधर से हवा जा रही है, तो 10 मीटर का अगर प्लांट है तो क्या करेगा, 10 मीटर से 300 मीटर ऊंचे तक की वो हवा को कम कर देगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है, लीवार्ड साइड जिधर से हवा जा रही है और विंडवार्ड साइड जिधर से हवा आ रही है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है विच इंक्रीज द, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन है तो उतना अच्छा डायग्राम बना के आप लोगों को समझा नहीं पाता हूँ। अगर स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो तो आप लोगों को वो भी समझा दूँ। अब क्या करें, छोटी स्क्रीन पे ही काम चलाना पड़ेगा, बड़ी स्क्रीन नहीं है तो अब छोटी स्क्रीन से ही पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्या करता है, जो इंक्रीज द लैंड कंबाइंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रूट फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एक एग्रो फॉरेस्ट्री भी है। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, बढ़िया बढ़िया हमको प्रोडक्शन मिलता रहे, कम लैंड पे हमको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए, ज़्यादा फायदा मिल जाए। तो उसी तरह से हम लोग नए नए वो चलाते रहते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री भी है एक। एग्रो फॉरेस्ट्री को हम ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब कंपोनेंट क्या होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, तो एग्री सिल्वीकल्चर होता है। एग्री सिल्वीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उगाते हैं फॉरेस्ट क्रॉप्स के साथ, यानी फॉरेस्ट के वन लगा दिए हमने, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए और बीच में जो जगह बची है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम छोटी छोटी जो फसलें होती हैं एग्रोनॉमी वाली फसलें, उनको हम उगा ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेल्वो पास्चुरल सिस्टम क्या होता है, इसमें सिल्वीकल्चर यानी ट्री लगा रहे हैं और पास्चुरल मैनेजमेंट भी करता है, यानी उसमें चारा भी उगा रहे हैं और जानवरों को भी पाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एग्री सिल्वी पास्चुरल सिस्टम में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगाते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप्स भी लगाते हैं और पास्चर मैनेजमेंट भी करते हैं। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगाएंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी लगाएंगे और सिल्वीकल्चर भी करेंगे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर तीनों करेंगे इसमें। एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फिश प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 4 की बात करें तो सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स। सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं, एग्रोनॉमिक मेजर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे लैंड स्लोप 2% से कम हो, तो वहाँ पे एग्रोनॉमिक मेजर कर लेंगे। किसके लिए, सॉयल को कंजर्व करने के लिए, मिट्टी का कटाव ना हो। अब कंटूर कल्टीवेशन जो है, कंटूर कल्टीवेशन एक एग्रोनॉमिक मेजर ही है। कंटूर कल्टीवेशन हो गया, मल्चिंग हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों एग्रोनॉमिक मेजर ही हैं। अब देखिए मल्चिंग में क्या करते हैं, मल्चिंग में हम एवेपोरेशन को रोक करने के लिए ऊपर क्या करते हैं, ऊपर कोई भी मटेरियल डाल देते हैं सरफेस के ऊपर। यहाँ पे देखिए जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गया, लीव्स हो गया, मैन्योर हो गया, पॉलीथिन फिल्म हो गया, ये सारे के सारे इसमें मल्चिंग में यूज कर लेते हैं। ये क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करता है, इरोजन को भी रोकता है। कहाँ पे, ड्राई रीजन्स में। अब यहाँ पे देखिएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है, स्ट्रिप क्रॉपिंग आपका एग्रोनॉमिक मेजर में भी आ जाता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लगाते हैं। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लगाते हैं कहाँ पे, अल्टरनेटेड विद स्लिप्स ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। परमिट जो इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स होती हैं उनके साथ में क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स भी लगा देते हैं। जैसे मक्का होती है ना, मक्का इरोजन परमिटिंग क्रॉप होती है, यानी वो नीचे की पत्तियों को नहीं ढकती है। और जैसे मूंगफली जो है, मूंगफली क्या है, इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप है, यानी इरोजन को रोक देती है। तो इरोजन परमिटिंग क्रॉप और उनको लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैकेनिकल मेजर्स में, मैकेनिकल मेजर्स वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे 2% से ज़्यादा लैंड स्लोप हो। अब कंटूर बंडिंग जहाँ पे अप टू 6% लैंड स्लोप हो, वहाँ पे कंटूर बंडिंग। ग्रेडेड बंडिंग कहाँ पे, जहाँ पे 2 से 10% स्लोप हो, 2 से 10% स्लोप हो, वहाँ पे ग्रेडेड बंडिंग। मोस्ट कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग जो है वो मोस्टली इंडिया में यूज किया जाता है। सब सॉइलिंग में क्या करते हैं, सब सॉइलिंग में हार्ड पैन को तोड़ देते हैं, कितने, 30 से 60 सेंटीमीटर की डेप्थ से लेके 90 से 180 सेंटीमीटर के इंटरवल पे। अब ब्रॉड बेड फरो सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ब्रॉड बेड फरो सिस्टम, ये हम लोग कहाँ पे आ गए, चलो सही चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा ब्रॉड बेड फरो सिस्टम जो है मैकेनिकल मेजर्स में चल रहे हैं। ब्रॉड बेड फरो सिस्टम में क्या करते हैं, सूटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर एंड डीप ब्लैक सॉइल। डीप ब्लैक सॉइल के लिए सूटेबल रहता है ये। बेंच टेरेसिंग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे 16 से 33% लैंड स्लोप हो। जिंग टेरेसिंग में 3 से 10%। लैंड स्लोप इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, तो लैंड स्लोप जो है वो आप लोग याद कर लीजिए। वेजिटेटिव बैरियर जो है, वेजिटेटिव बैरियर जैसे खुश ग्रास लगा देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सूटेबल है किसके, इस पर्पज के लिए, वेजिटेटिव बैरियर्स के लिए। क्या करते हैं इसमें, रोज ऑफ ग्रासेस और श्रब्स एलोंग द कंटूर। कंटूर जो होता है, जो पहाड़ी एरिया होता है ना, जहाँ पे एकदम झुकीली सी वो होती है, जमीन होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, या तो ग्रासेस लगा देते हैं या तो सिरप्स लगा देते हैं, तो इससे पानी मिट्टी का कटाव कम हो पाता है। इसके लिए खुश ग्रास जो है वो
सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वर्टिकल मल्चिंग में क्या करते हैं, वर्टिकल मल्चिंग जो है वो किस में यूज करते हैं, कॉफ़ी गार्डन में यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डिगिंग नैरो ट्रेंचेस, छोटी छोटी खाइयाँ बना देते हैं। किसके विपरीत, स्लोप के विपरीत में छोटी 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 खाइयाँ बना देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसमें स्ट्रॉ या क्रॉप रेसिड्यू को डाल देते हैं उन खाइयों में, जो ट्रेंचेस बना देते हैं ना उन्हीं में। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो कॉफ़ी गार्डन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब वेदर क्या है, क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में देखिए एक वेदर है। वेदर क्या है, वेदर है स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। किसी छोटे से प्लेस पर किसी छोटे से टाइम के लिए, किसी दिए हुए टाइम के लिए क्या होता है, वेदर होता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक कलरलेस, टेस्टलेस और ओडियरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सटेंड, ये जो है इसकी हाइट है वो 1600 किलोमीटर ऊपर तक है। अब 99% जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, वो कितनी हाइट तक है, 40 किलोमीटर की हाइट तक ही है। अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर की हाइट तक ही है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस की बेसिस पे इसे 4 लेयर में बांटा गया है। यानी सबसे नीचे है जो है वो ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, सॉरी मीजोस्फियर, और उसके ऊपर सबसे ऊपर थर्मोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, एक्सटेंडिंग अप टू हाइट ऑफ 8 से 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर की हाइट तक है कौन सी, ट्रोपोस्फियर। टेम्परेचर डिक्रीज होता है यहाँ पे, ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है कितना, 1 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट, ये जो है अर्थ क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिएगा जो 85% एटमॉस्फेरिक मास जो है वो किस में कंटेंट रहता है, वो इसी में ट्रोपोस्फियर में ही रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा सभी जो वेदर फिनोमेना हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, मिस्ट, फॉग, ड्यू, ये सारे के सारे फिनोमेना ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। अब दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की ऊंचाई कितनी होती है, 8 से 50 किलोमीटर तक। ऊपर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कितनी थी, तो ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई थी 8 से 18 किलोमीटर तक। 0 से लेके 8 से 18 किलोमीटर तक जो थी वो ट्रोपोस्फियर की थी, और इसकी 50 किलोमीटर तक है इससे ऊपर वाली। यहाँ ये देखिए जो बारमेस्ट लेयर है, यहाँ पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देखिए सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में क्या हुआ, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटा, फिर स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ गया, फिर आप लोग जाएंगे मीजोस्फियर, मीजोस्फियर में फिर घट जाएगा, और थर्मोस्फियर में फिर बढ़ जाएगा। ऐसे घटता घटा बढ़ा घटा बढ़ा इस प्रकार से होता है इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा ये सबसे बारमेस्ट लेयर है, यहाँ पे इंक्रीज टेम्परेचर होता है एल्टीट्यूड के साथ। और यहाँ पे देखिएगा एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन एयर, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं वो आप लोगों को स्ट्रेटोस्फियर में ही देखने को मिलती हैं। ओजोन लेयर भी इसी में पाई जाती है, जो क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेती है, जिसके कारण ये जो इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का ज़्यादातर कंसंट्रेशन जो है वो 25 किलोमीटर की हाइट तक ही प्रेजेंट रहता है। कहाँ तक, जिस अर्थ लेवल से 25 किलोमीटर की हाइट तक। अब मीजो स्फीयर की बात करें तो मीजो स्फीयर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है। 50 से 80 किलोमीटर तक कौन सा होता है, मीजो स्फीयर होता है। ये कोल्ड रीजन है, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है अगर ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज घट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिक्रीज होता है, तेजी से डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ। अब थर्मोस्फीयर जो है वो 80 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक सबसे ऊपर थर्मोस्फीयर ही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लोअर जो थर्मोस्फीयर की लोअर लेयर होती है उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो इसी आयनोस्फीयर की लेयर के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जो करते हैं वो इसी आयनोस्फीयर की लेयर के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी, एक्सोस्फीयर की आउटर मोस्ट लेयर है। एक्सोस्फीयर इज द लोअर एबव इनोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वो किसके, आयनोस्फीयर के ऊपर वाली जो लेयर है वो एक्सोस्फीयर होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में दो लेयर होती हैं, एक आयनोस्फीयर होती है नीचे वाली, और उसके ऊपर कौन सी होती है, एक्सोस्फीयर होती है। अब जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, आयनोस्फीयर की वजह से होता है। अब यहाँ पे बात करें तो टेम्परेचर इसमें क्या होता है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ट्रोपोस्फियर में घटेगा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ेगा, फिर मीजोस्फीयर में फिर घटेगा, फिर थर्मोस्फीयर में फिर बढ़ेगा। इस प्रकार से इसमें चलता है। अब कंपोजिशन की बात करें एटमॉस्फेरिक एयर में, देखिए नाइट्रोजन जो है वो 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%। आर्गन पूछ लिया जाता है, देखिए आरपीएससी एओ में पूछा गया है,
तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। आर्गन कितना है ये तो आप लोगों को याद ही होंगे, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या 300 से 360 ppm। नियोन कितना है 0.0018%। अब कंपोजिशन ऑफ एयर, सॉइल में एयर का कंपोजिशन देगी तो सॉइल में नाइट्रोजन परसेंटेज जो है वो मोर और लेस सेम एज अ एटमोसफियर, यानी नाइट्रोजन जो है वो तो एटमोसफियर की सेम ही रहता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है एटमोसफियर की तुलना में, सॉइल में ऑक्सीजन कम हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो एटमोसफियर की तुलना में सॉइल में 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है, यानी 0.25% इसमें होता है और उसमें 0.03% होता है, तो यहाँ पे 8 से 10 गुना ज़्यादा होता है। अब सोलर कांस्टेंट की बात करें तो सोलर कांस्टेंट वो वैल्यू होती है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जो आउटर मोस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है ना, उस पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है, उस पे 1 मिनट में जितनी एनर्जी गिर रही है वही क्या होता है, वही सोलर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो ऊपर से जो वेव्स आती हैं उनको क्वांटा या फोटॉन्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स आती हैं सूरज से उनको क्वांटा या फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। अब पीएआर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसी पे क्या होता है, इन्हीं पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स यूज सोलर रेडिएशन वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ 0.4 से 0.7 नैनोमीटर होती है, वो क्या होती हैं, वो पीएआर होती हैं। पीएआर की वेवलेंथ कितनी होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, सॉरी नैनोमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसी में क्या होता है, यहाँ पे ये जीरो, अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर में 400 से 700 नैनोमीटर। इन्हीं पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इनको किसके द्वारा मेजर करते हैं तो क्वांटम सेंसर के द्वारा मेजर करते हैं। यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। लक्स जो है, लक्स ओल्डेस्ट यूनिट है इंटेंसिटी को मेजर करने की, यानी ब्राइटनेस को मेजर करने की लक्स जो है वो ओल्डेस्ट यूनिट है। अब यहाँ पे देखिएगा स्पेक्ट्रोमीटर जो है उससे सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड्स में, नैरो वेव बैंड्स में सोलर रेडिएशन को स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। अब लैप्स रेट की बात करें तो लैप्स रेट जो है वर्टिकल टेम्परेचर डिग्री, जो हम लोगों को ट्रोपोस्फियर में देखने को मिला था ना, ट्रोपोस्फियर में वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था ना ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, सॉरी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज हो रहा था, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज हो रहा था, तो वही क्या था, वही लैप्स रेट होता है। नॉर्मल लैप्स रेट की वैल्यू क्या होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब एडियाबैटिक लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट में जो है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू कितनी होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। यहाँ पे देखिएगा द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस इन एयर राइजेस, यानी हवा अगर तेज होती है तो उससे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हवा तेज होने से या फॉल यानी कम होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इसको एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलते हैं। अगर वर्टिकली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है भैया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा लैप्स रेट हो जाएगा। और अगर हवा की वजह से डिक्रीज हो रहा है, हवा के तेज होने से, हवा के कम होने से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हो वर्टिकली रहा है, तो उसको एडियाबैटिक लैप्स रेट बोल देते हैं। एडियाबैटिक लैप्स रेट का वैल्यू होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ पे देखिएगा एल्बिडो की बात करें तो एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो इज द रेशियो बिटवीन मीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग कितनी सोलर रेडिएशन नीचे आ रही है कितनी बाहर जा रही है उनका रेशियो ही क्या होता है, रेशियो एल्बिडो होता है। ये क्या होता है, एल्बिडो इज द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस, जित कितने परसेंट जो हैं वो सोलर रेडिएशन सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी गई ऊपर की तरफ, उनको क्या बोलेंगे, उनको एल्बिडो बोलेंगे। एल्बिडो को परसेंटेज में निकालते हैं तो जो क्रॉप सरफेस का एल्बिडो वैल्यू 23 से 30% होता है, लेकिन जो फ्रेश स्नो होता है, ताज़ा ताज़ा जो बर्फ गिरता है उसका एल्बिडो वैल्यू कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है 75 से 95% होता है। अब साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन क्या होता है, एक रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया होता है जिसका डायमीटर जो है वो 100 से लेके 1000 माइल्स तक हो सकता है, कितना 100 से लेके 1000 माइल्स तक हो सकता है।
और विंड मूवमेंट जो होता है वो किसकी तरफ मूवमेंट करती है, सेंटर की तरफ मूवमेंट करती है। जो हवा होती है वो सेंटर की तरफ मूवमेंट करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमेशा जो है हमेशा कैसा रहता है, लोवेस्ट रहता है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ दिस रीजन, इस सेंटर में, इस रीजन के सेंटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कैसा रहता है, लोवेस्ट रहता है और इंक्रीजेस रैपिडली आउटवर्ड, और बाहर की तरफ जो है वो तेजी से बढ़ता है। जैसे कि टॉर्नेडो हो गया आपका, टॉर्नेडो, टाइफोन्स, हेरिकेन्स, ये जो हैं ये साइक्लोन्स के कुछ नाम है। अब यहाँ पे देखिएगा क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो होती है वो जनरलाइज्ड वेदर और समेशन ऑफ वेदर, यानी सब जगह की वेदर। जैसे आप लोग मान लीजिए कानपुर की वेदर ये हो गई, लखनऊ की वेदर ये हो गई, बनारस की वेदर ये हो गई, दिल्ली की वेदर ये हो गई, और आगरा की वेदर ये हो गई। इन सब जगह की वेदर जो है, सब जगह की वेदर को एक में इकट्ठा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो हमारा क्लाइमेट बन जाता है। यानी समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है ये। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, डी कांडोल ने 1900 में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। किसके बेसिस पे, वेजिटेशन के बेसिस पे। कोपेन ने इसको 5 ग्रुप में बांटा वेदर एलिमेंट के बेसिस पे। ट्रॉल जो है, ट्रॉल ने कृषि की दृष्टि में जो है वो ट्रॉल ने दिया है, कृषि की दृष्टि में ट्रॉल ने दिया है 1965 में। यहाँ पे देखिएगा इक्री सेट जो हैदराबाद में है ना, इक्री सेट जो हैदराबाद में है, उसने भी इसी क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया है सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के क्लासिफिकेशन के लिए। इंडिया में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के क्लासिफिकेशन के लिए ट्रॉल के क्लासिफिकेशन को ही अडॉप्ट किया है। अब थॉन्त ब्लेड जो है, थॉन्त ब्लेड जो है उन्होंने पीई इंडेक्स के बेसिस पे दिया, जहाँ पे पी क्या होता है, पी प्रेसिपिटेशन और इफेक्टिवनेस होता है, पी एनुअल प्रेसिपिटेशन, और ई क्या हो जाता है, एनुअल एवेपोरेशन होता है। मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स एमडीआई जो है, इसके बेसिस पे एआईसीआरपी ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एडॉप्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एमडीआई। एआईसीआरपी जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे है उसने एमडीआई के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है उसको अडॉप्ट किया है। सब ह्यूमिड का एमडीआई कितना होता है, 0 से 33.3%। सेमी एरिड का -33.3 से -66.6, और एरिड का -66.6 से ज़्यादा। अब ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए देखिए, ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एटमोसफियर। एटमोसफियर में जो वाटर वेपर कंटेंट होता है ना, वाटर वेपर जो पाई जाती है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन, सेचुरेशन के लिए कितने वाटर वेपर रिक्वायरमेंट चाहिए, इंटू 100 कर दें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल आती है। इसको परसेंटेज में निकालते हैं। ये है सिंपलेस्ट इन मेजरमेंट, मोस्ट यूज फॉर एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादातर यूजफुल कौन सी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो हम लोगों को यही पता रखनी है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये होती है, ये इनमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा जो प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, अगर रेन कब बोलेंगे, जब ड्रॉप्स का साइज 0.5 से 6 mm तक है, 0.5 से 6 mm तक है तो उसको हम रेन बोलेंगे, बारिश बोलेंगे। अगर 0.5 से कम एम 0.5 mm से कम है ड्रॉप का साइज तो हमको उसको ड्रिजल बोलेंगे। आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के बाद में आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, उनको स्नो बोलते हैं। ड्यू क्या होता है, मॉइस्चर कंडेंस्ड इन स्मॉल ड्रॉप्स ऑन कूल सरफेस। आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को ओस देखने को मिल जाती है, क्या मिल जाती है, ओस देखने को मिल जाती है। कहाँ पे, किसी सरफेस के ऊपर। किसके द्वारा होता है ये, जो एटमोसफियर में मॉइस्चर होता है वही कंडेंस्ड हो जाता है इस छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में। कहाँ पे, कूल सरफेस के ऊपर, तो क्या हो जाता है, वो ड्यू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने अगर ठंडा पानी भर लिया गिलास में, ये आप लोगों का क्या हो गया, गिलास हो गया, इसमें आप लोगों ने ठंडा पानी भर लिया तो इसके बाहर क्या हो जाता है, इसके बाहर छोटी छोटी बूंदें देखने को मिल जाती हैं। तो वो किसके कारण होती हैं, वो क्या करता है, वो जो एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जो ह्यूमिडिटी पाई जाती, सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं, ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है वो क्या करती है, वो इसके कांटेक्ट में आती है तो वो ठंडा हो जाता है। जो वेपर पाई जाती है वो इसके कांटेक्ट में आती है तो वो कैसी हो जाती है, ठंडे हो जाती है और बूंदों के रूप में जम जाती है वहीं पे। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह जाते हैं तो पत्तियों के ऊपर क्या होता है, पत्तियों के ऊपर ओस छाई होती है, तो वही ड्यू होता है। अब फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट एक फेदरी डिपोजिट होता है आइस का। फॉग क्या होता है, तो फॉग एक थिन क्लाउड ऑफ बेरिंग साइज, पतला सा क्या होता है, क्लाउड के फॉर्म में होता है। मिस्ट क्या होता है, वेरी थिन फॉग होता है। वेपर क्या होता है, वेपर जो वाटर वेपर जो है एटमोसफियर में पाया जाता है, ये जो है जो टोटल ग्लोबल वाटर का 0.001% होता है। अब यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो मोस्ट वेरिएबल फैक्टर है। सबसे ज़्यादा बदलने वाला फैक्टर कौन सा है वेदर का, तो टेम्परेचर ही है।
यहाँ पे टेम्परेचर का मेजरमेंट जो है वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं। किसमें? डिग्री सेल्सियस में इसका मेजरमेंट करते हैं। ऐसा यूनिट इसकी डिग्री सेल्सियस होती है। डिग्री सेल्सियस कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस बराबर होता है F-32 गुणा 5/9। ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन जो होता है, केल्विन से एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो हम लोग केल्विन से ही मेजर करते हैं। यानी 0 डिग्री केल्विन जो है, 0 डिग्री केल्विन व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तब क्या हो जाता है? तब उसको हम 0 डिग्री केल्विन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट 373 डिग्री केल्विन होगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा, क्योंकि केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं केल्विन में। अब चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे मैक्सिमम थर्मोमीटर जो है, मैक्सिमम थर्मोमीटर में मरकरी का यूज करते हैं। मैक्सिमम थर्मोमीटर में दिन का जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मैक्सिमम थर्मोमीटर से मापते हैं, इसमें मरकरी भरी होती है। मिनिमम थर्मोमीटर जो है उसमें एल्कोहल भरा होता है। इससे मिनिमम लोवेस्ट टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम थर्मोमीटर से, लोवेस्ट टेम्परेचर मिनिमम थर्मोमीटर से, मैक्सिमम थर्मोमीटर मरकरी भरी होती है, लोवेस्ट मिनिमम थर्मोमीटर में एल्कोहल भरा रहता है। सॉइल टेम्परेचर जो है इसमें क्या भरा रहता है? इसमें सॉइल टेम्परेचर में भी मरकरी भरी रहती है, मरकरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं इसको। ये भी एक मरकरी थर्मोमीटर होता है। थर्मोकपल्स जो होते हैं, थर्मोकपल्स दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर, इसका भी यूज सॉइल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मो इलेक्ट्रिक होता है, एक थर्मो रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए कुछ फिनोमेना होते हैं, जैसे कंटूर देख लें तो कंटूर, अगर इक्वल एलिवेशन की बात करें तो कंटूर, आइसोप्लेट्स, एनी फिनोमेना, कोई भी फिनोमेना आप लोगों को देखने को मिल जाए तो क्या हो जाएगा? आइसोप्लेट्स। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल आप लोगों को देखने को मिल जाए तो आइसोबार बोलेंगे। आइसोप्लेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी सभी इक्वल है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल की बात करें तो आइसोप्लेट्स, वाटर टेबल एलिवेशन की बात करें तो आइसोबाथ्स, सनशाइन आवर की बात करें तो आइसोहेल्स, सीजनल फिनोमेना की बात करें तो आइसोफिन, और इक्वल टेम्परेचर की बात करें तो आइसोथर्म। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और इनसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग इनको याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा आइसोटॉप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोप्लेट्स, डेप्थ ऑफ रेनफॉल, आइसोटेक, विंड वेलोसिटी। आप लोगों को ये पीछे वाली चीज़ें जो हैं यही याद करनी है। आइसोपिलुवियल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल, आइसोटेक जो है विंड वेलोसिटी, आइसोस्टियर मॉइस्चर कंटेंट, और आइसोडेमिक क्या होता है? आइसोडेमिक होता है सेवियरिटी। आइसोक्लाइंस क्या होता है? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर ऑल आउटपुट। अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे अल्टीमीटर का यूज जो है वो हाइट मापने के लिए करते हैं। एनरॉइड बैरोमीटर का यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। एनीमोमीटर का विंड स्पीड के लिए। ब्यूफोर्ड स्केल जो है वो विंड फोर्स इन सी। और क्रेस्कोग्राफ जो है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट। डायनमोमीटर क्या है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैम्बल स्ट्रोक ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन मापने के लिए। अब ईसीजी जो है, ईसीजी मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, याद करने वाली चीज़ें हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो इरिगेशन प्रोजेक्ट देखिए, मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है वो 10,000 हेक्टेयर, सबसे पहले माइनर वाला पढ़ें। माइनर वाला 2,000 हेक्टेयर से कम के लिए होता है और इसके लिए कॉस्ट कितनी आती है? 25 लाख। उसके बाद मीडियम 2,000 से 10,000 की बात करें तो मीडियम में आ जाएगा, इसके लिए 5 से 25, 5 करोड़ से 25 लाख से, सॉरी 5 करोड़ तक। और जो मेजर वाला होता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा आ जाएगा, यानी इसके लिए कॉस्ट कितनी आती है? 50 करोड़ से ज़्यादा। यानी देखो माइनर, मीडियम और मेजर, 2,000 से कम, 2,000 से 10,000 और 10,000 से ज़्यादा, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए मानसून जो है, मानसून अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। मानसून जो होता है वो सीजनल रिवर्सल होता है किसका? विंड का, ओवर द इंडियन ओशियन के ऊपर, स्पेशली कौन सा? अरेबियन सी। कौन सा? अरेबियन सी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिएगा इंडिया जो है, इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड में, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में सिचुएटेड है। एंड दीज ट्रेड विंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर, और ये जो हवाएं हैं वो पूरे साल चलती रहती हैं, इसलिए हमारे यहाँ हवा जो है वो हमेशा चलती रहती है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो अपनी कंट्री की बात करें तो 1194 mm या 1200 mm, या सेंटीमीटर बात करें तो 120 सेंटीमीटर। और अगर जनरेटेड वॉल्यूम की बात करें तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर।
और एवरेज रेनी डे की बात करें, रेनी डे कौन सा होता है, जब अगर 2.5 mm से ज़्यादा बारिश देखने को मिल जाए 24 घंटे के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो वो हमारा रेनी डे हो जाता है। एवरेज रेनी डे कितने होते हैं, 130 दिन होते हैं एक साल में। साउथ वेस्ट मानसून, अब दो प्रकार का मानसून होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, और कभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया में सबसे पहले केरला के तट पे पहुंच जाता है। कब, 1 जून के आसपास पहुंच जाता है, 1 जून के आसपास प्रत्येक साल पहुंच जाता है, और मध्य जुलाई तक ये पूरे इंडिया को कवर कर लेता है अपने रेनफॉल में। अच्छी खासी बारिश होने लगती है मध्य जुलाई तक। और यहाँ पे देखिएगा इसका विदड्रॉ जो है, यानी ये जाना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है राजस्थान से। कब से, 1 सितंबर से। राजस्थान, वेस्टर्न पश्चिमी राजस्थान से 1 सितंबर से ये टूटना स्टार्ट हो जाता है, और 15 अक्टूबर तक पूरी कंट्री से ये खत्म हो जाता है। अब देखिए क्लाइमेटिक, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट कुछ चेंज हो गई है, तो अब ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, इट मूव्स एट एवरेज 30 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति करता है। इसको ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया कहा जाता है। यहाँ देखिए 75% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, जो जितनी भी रेनफॉल होती है उसका 75% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का रहता है। किसका, साउथ वेस्ट मानसून का। तमिलनाडु में इससे केवल 20 से 40% ही बारिश होती है, बाकी बची हुई बारिश जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा जम्मू कश्मीर में इसका कितना कंसंट्रेशन होता है, जम्मू कश्मीर में 30 से 50% ही केवल बारिश होती है। तमिलनाडु में इससे 20 से 40% ही बारिश होती है, और जम्मू कश्मीर में 35 से 50% इससे बारिश होती है। जम्मू कश्मीर में बाकी बारिश जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पूरी हो जाती है, और तमिलनाडु में बाकी बारिश जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांचेज हैं, एक अरेबियन सी है, एक बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी से ये कितना पानी लेता है, तो 770 mm जो है वो अरेबियन सी से ले लेता है, यानी 80% साउथ वेस्ट मानसून का जो पानी है वो अरेबियन सी से ले लेता है, और 20% के आसपास जो है वो बे ऑफ बंगाल से ले लेता है। अरेबियन सी जो है वो कहाँ तक जाता है, अगर अरेबियन सी वाला मानसून जो है, अरेबियन सी वाला ऊपर की तरफ जाता है, नॉर्थ वार्ड मूव करता है, यानी ये दिल्ली तक जाता है। और बे ऑफ बंगाल वाला जो है वो असम तक जाता है। वो किधर मूव कर जाता है, इस साइड को उधर ही ऊपर मूव कर जाता है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर असम तक जाता है ये। अब यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो कब आता है, 15 अक्टूबर के आसपास नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है, यानी जब ये खत्म हो जाता है तभी ये आ जाता है। तो इससे जो बारिश है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है इससे बारिश। ये इसको रीट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस मानसून को रीट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो हवा जो लौट रही होती है ना उनके साथ में आता है। पहले हवा ऐसी आई, फिर हवा जो वापस जा रहे हैं उनके साथ में आता है ना, तो इसलिए इसको रिट्रेटिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 15% जो है वो ये कंट्रीब्यूट कर देता है, बाकी बचा खुचा ये कंट्रीब्यूट कर देता होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे देखिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मूव करता है। इट डिफाइंड एज लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द विंड अबव द सरफेस विच मूव्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री टू हिमालयन माउंटेन। ये कहाँ से, वेस्टर्न कंट्री से आता है, और हिमालयन माउंटेन जैसे जम्मू कश्मीर में इससे बारिश करा देता है, और हमारे यहाँ भी कभी कभी इससे बारिश देखने को मिल जाती है। तो ये दिसंबर से मार्च इज द मेन पीरियड वैन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैरी। ये कब से कब तक रहता है, तो दिसंबर से मार्च तक इससे बारिश हो जाती है। और ये जो है वो रेनफॉल है नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल कराता है। तो हमारा तो नॉर्थ में ही पड़ जाता है ना, तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में ये रेनफॉल करा देता है। तो ये जो है ये वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। राजस्थान में इसको मावत के नाम से भी जानते हैं, रबी क्रॉप्स के लिए अमृत माना जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा रिवर यूटिलाइज रिवर विच यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लो, सबसे ज़्यादा फ्लो कौन सी रिवर करती है, तो गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लो करती है। अब यहाँ पे देखिएगा आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग में यहाँ पे देखिएगा कोल्ड सीडेड होता है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे बारिश कराई जाती है। कोल्ड सीडिंग होता है, एक वार्म सीडिंग होता है। कोल्ड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, और वार्म सीडिंग में NaCl का यूज किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कोल्ड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, और वार्म सीडेड में NaCl का यूज करते हैं। अब वेदर फोरकास्टिंग देखिए, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज वाली 3 दिन से कम के लिए होती है, या 72 घंटे अप टू 72 घंटे तक। मीडियम रेंज वाली 3 से 10 दिन के लिए, लॉन्ग रेंज वाली 10 दिन से ज़्यादा के लिए होती है।
अब यहाँ पे देखिएगा जो शॉर्ट रेंज वाली होती है वो दिन में 2 बार इसमें फोरकास्टिंग की जाती है। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इसमें दिन में 2 बार की जाती है। वैलिड कितने घंटे के लिए रहती है? 36 घंटे के लिए वैलिड रहती है, यानी एक बार कर दी तो 36 घंटे के लिए, 36 घंटे बाद 2 बार कर दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा जो लॉन्ग रेंज वाली जो होती है ना वो साल में 3 बार की जाती है। लॉन्ग रेंज वाली जो 10 दिन से ज़्यादा के लिए होती है वो साल में 3 बार की जाती है। और क्रॉपिंग पैटर्न चूज करने में कौन सी हमें काम आती है? तो लॉन्ग रेंज वाली हमें काम आती है। यहाँ पे देखिएगा प्रिडिक्शन ऑफ मानसून इज बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। जो मानसून का प्रिडिक्शन है, मानसून का अनुमान हम किससे लगाते हैं? लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग से ही लगा देते हैं कि इस समय मानसून आएगा, इतने दिन में आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। अब यहाँ पे देखिएगा वाइल सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। सिनॉप्टिक शॉर्ट रेंज फोरकास्ट जो है वहाँ पे सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग रेंज यूज कर देते हैं। NCMRWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 580 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, हीट ऑफ सब्लिमेशन 680 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। याद रख लीजिए ये चीज़ें जो हैं वो याद रखने वाली हैं। हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट डेंसिटी वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। ये सब वाटर की बात कर रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इतना होता है। हीट ऑफ सब्लिमेशन हाईएस्ट डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। जब वाटर जमता है तो वो 9% अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर -80 होता है। वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनी नॉन सबस्टेंस एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया को छोड़ के सभी जो लिक्विड सबस्टेंस होते हैं उनकी 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, लेकिन लिक्विड अमोनिया की 1.03 कैलोरी पर ग्राम होती है। अब वाटर लॉगिंग देखिए, वाटर लॉगिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मैक्रो और माइक्रो दोनों पोर जो हैं वो किससे भर जाएं? पानी से भर जाएं, तो उस कंडीशन को हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। टेम्परेरी या परमानेंटली उससे भर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हवा नहीं होती है। डीमेरिट क्या होते हैं इससे? ODR जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो है वो हमारा कम हो जाता है। EH डेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो भी हमारा कम हो जाता है। और जो देखिए वेल एरेटेड जो सॉइल होती है उसका EH 400-700 MB होता है, लेकिन जो वाटर लॉग्ड सॉइल हो जाती है जिसमें पानी भरा रहता है उसका EH कितना हो जाता है? माइनस में पहुंच जाता है, -250 से -300 MB। डीनाइट्रिफिकेशन लॉस जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वाटर लॉग्ड सॉइल में। इन सबमर्ज्ड राइट जो सबमर्ज्ड राइस होता है ना उसमें SO4 जो है, SO4 रिड्यूस होकर सल्फाइड बना देता है, फिर ये फिर से रिड्यूस होता है तो H2S बना देता है। तो H2S जो है वो हमारे धान में अकोची रोग कर देता है। अकोची रोग जो है वो H2S की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? सबमर्ज्ड कंडीशन में होता है। सबमर्ज्ड कंडीशन में क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है उनका SO4 का। अब यहाँ पे देखिए अप्रोचेस ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। एक ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच होती है, एक सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच होती है, एक क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच होती है। सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच जो है वो मेज एंड बीट में 25% अगर डेप्लीशन हो जाए सॉइल मॉइस्चर का तब सिंचाई कर देंगे, और जो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है उसमें 50% सॉइल मॉइस्चर का डेप्लीशन हो जाए तब उसमें सिंचाई करेंगे। एब्सोल्यूट अप्रोच के नाम से किसको जानते हैं? ट्रांसपिरेशन अप्रोच को एब्सोल्यूट अप्रोच के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आगे बात करें तो क्लाइमेटोलॉजी में IW/CP रेशियो अप्रोच होता है, जिसको सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच के नाम से जानते हैं। IW/CP रेशियो जो है वो सीवियर एज सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स, लोअर द रेशियो विल बी मोर स्ट्रेस। अब देखिए, अब आप लोगों का क्लास जो है वो बहुत लंबा हो गया है, अब हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी देखें कितना पेज बचा हुआ है इसमें, 59 और 60, बस 2 ही पेज बचा हुआ है। तो चलिए अभी पढ़ा देते हैं, थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा पानी वानी पी लें उसके बाद चालू करते हैं। हाँ तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच में एक दो क्रिटिकल स्टेज अप्रोच जो है, यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को ये जो क्रिटिकल स्टेज और IW/CP रेशियो जो दिया हुआ है इनको आप लोग देख लेंगे। सबसे ज़्यादा IW/CP रेशियो धान का होता है। किसका? धान का होता है सबसे ज़्यादा IW/CP रेशियो। यहाँ पे देखिएगा IW/CP रेशियो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? इसको सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच के नाम से जानते हैं। ये जो रेशियो है IW/CP रेशियो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स होता है। लोअर द रेशियो विल मोर स्ट्रेस, यानी रेशियो जितना कम होगा ना स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होगा। यानी
उसको सूखा सहन करने की क्षमता उतना ही ज़्यादा होगी जितना रेशियो जितना कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 1.2 है। तो अगर ज़्यादा होगा रेशियो तो क्या होगा, सूखा सहन करने की क्षमता उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा पानी भी तो हमको धान को देना पड़ता है ना, इसका रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए बात कर लेते हैं धान में दो को क्रिटिकल स्टेज बूटिंग, पेनिकल, इनिटिएट और फ्लावरिंग। 1.2 हाईएस्ट सीपी आइडोल सीपी रेशियो होता है। ये हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले दो आप लोगों को याद रखने हैं सीपी रेशियो। बाकी आप लोग याद रखें ना रखें, लेकिन ये जो दो हैं वो आप लोग याद रखें। सन साफ सब फ्लावर, साफ फ्लावर का कौन सा होता है, 0.4 लोवेस्ट होता है। और राइस का हाईएस्ट 1.2। बीट की क्रिटिकल स्टेज, सीआरआई टिल्टिंग, ये सारी क्रिटिकल स्टेज दी हुई हैं, इनको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये सीपी रेशियो आइडोलोकोन सीपी रेशियो दिया है 0.9, 0.9 किस किस का, बीट और मेज का। 0.7 किसका, कॉटन का। ग्राम, कॉटन और पीजन पी इन तीनों का 0.6। अब यहाँ पे देखिएगा शुगर कैन। अब परसेंटेज इरीगेटेड एरिया जो है वो शुगर कैन का इरीगेटेड एरिया 93% है। और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1500 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट होती है। यानी देखिए हमको धान से ज़्यादा पानी इसको देखने को मिलता है, धान से ज़्यादा पानी, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि धान जो है वो ज़्यादा पानी खाता है। अब आपको ये दिमाग लगाएं कि गन्ना जो है वो पूरा 1 साल ले लेता है, 1 साल ले लेता है, और धान जो आप लोगों का है वो 4 महीने में ही कितना पानी खा जाता है, तो 4 महीने में ही आपका 1500 mm पानी खा जाता है। तो अब धान जो है, और ये 1 साल में 1500 से 2500 mm खाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि धान जो है, धान आप लोगों को ज़्यादा पानी देना पड़ता है धान को। अब बीट की जो है इरीगेटेड एरिया 85% है, इसको वाटर रिक्वायरमेंट 650 से 800। राइस का इरीगेटेड एरिया 50%, ऑयल सीड का 25%, पल्सेस का 10% इरीगेटेड एरिया है। अब कुछ मेजरमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर देखिए, 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर होता है। 1 क्यूमेक बराबर 1000 लीटर या 10 की पावर 3। 1 हेक्टेयर मिलीमीटर बराबर 10,000 लीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 लीटर। 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ लीटर हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ वाटर हाइट, 1 एटमोसफियर बराबर होता है 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 1 बार बराबर होता है 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये वैल्यू है, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। कंजर्वेशन यूनिट ऑफ 1 एकड़ में कितना होता है, 0.405 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 0.4547 एकड़। अब देखिएगा प्लगिंग जो है वो उसको क्लासिफाई किया गया है। एक सेलो प्लगिंग है, किसके द्वारा, क्रीड़ा हैदराबाद के द्वारा क्लासिफाई किया गया। एक सेलो 5 से 6 सेंटीमीटर की अगर गहराई पे जुताई करते हैं तो सेलो प्लगिंग। मीडियम में 15 से 20 सेंटीमीटर, डीप में 25 से 30 सेंटीमीटर। वाटर शेड मैनेजमेंट देखिए, वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करें तो इट में भी नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड हु इज रन ऑफ कलेक्ट एंड फ्लो आउट ऑफ द एरिया थ्रू अ सिंगल कॉमन आउटलेट टू अ रिवर थ्रू अ वाटर बॉडी। वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, जो बारिश का जो पानी होता है ना, वो बह रन ऑफ ना हो जाए। रन ऑफ यानी बहता हुआ जो होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि आने वाले समय में हम अपनी क्रॉप को वो पानी दे सकें। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन है। एक मैक्रो वाटर शेड होता है, सब मैक्रो, मिली, माइक्रो, मैनी। तो मिनी वाला जो वाटर शेड होता है वो 10 से 100 हेक्टेयर के लिए होता है। माइक्रो वाला 100 से 1000 हेक्टेयर। मिली वाला 1000 से 10,000। और सब मैक्रो वाला 10,000 से 50,000। और मैक्रो वाला 50,000 से ज़्यादा। अब आप लोग नीचे से इसमें याद रखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी। मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो और मैक्रो। यानी 100, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000 और 50,000 से ज़्यादा। अब जो आप लोगों की क्लास थी 60 पेज तक हम लोगों को पढ़ना था ना, आज 3 क्लासें हो गई। 3 क्लास में हम लोगों ने 60 पेज कवर कर लिए। 20-20 पेज को हम लोग डेली पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है क्लास में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उस हिसाब से आगे आने वाली क्लासों में सुधार कर दिया जाएगा। और भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, याद ना हो, तो भी आप लोग बता दो। आप लोगों को जो है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस चीज़ से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को दूसरी क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।